गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की। पिछला वीडियो में भी विजयनगर साम्राज्य की बात की। इस वीडियो में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो कुछ आगे का वंश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में हमने दो वंश को खत्म किया था, संगम वंश और सालू वंश या सुलुभ वंश को। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उससे आगे का वंश तुलुक वंश को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का जो है तीसरा वंश तुलुक वंश को। तो इससे पहले बताए थे कि सालू वंश जो है अंतिम में जो है ये नरसा नायक के हाथों चल जाता है और नरसा नायक जो है वहां की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ठीक जब नरसा नायक की सत्ता समाप्त होती है तो उसके बाद उनका पुत्र जो होता है गद्दी पर बैठता है और जो है तुलुक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग तुलुक वंश को। ये तुलुक वंश जो है 1505 ईस्वी में नरसा नायक जो है गद्दी से हटता है। ठीक है, और जो है उनके पुत्र वीर नरसिंह गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये गद्दी पर बैठते ही जो है सालू नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर देते हैं। जी हाँ, आप लोग को बात किए थे कि नरसा नायक जो है ये राजा बनता है तो किसको मतलब कैद में बंद करके बनता है। पिछला वीडियो में आपको बात किए थे कि जो इमाड़ी नरसिंह राजा होते हैं उनको जो है किलेबंदी कर देता है, नजरबंद करके जो है फिर ये शासक बनते हैं और वहां शासन करते हैं। तो फिर उनका पुत्र यहाँ जो है इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं तुलुक वंश की स्थापना करते हैं और वीर नरसिंह जो इनके नरसा नायक के पुत्र होते हैं यह गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठते ही जो सालू नरेश इमाड़ी नरसिंह जो रहता है जिनको किलेबंदी किया जाता है उनको जो है हत्या कर दिया, उनका जो है हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वह तो राजा तो रहता ही है, लेकिन राजा रहता है वो किले में रहता है, मतलब वो जो है किला में जो बंद किए रहते हैं उसको नरसा नायक, तो उसमें जाके उसको हत्या कर देते हैं। कम से कम जीवित तो रहते हैं राजा नाम से कि वो राजा है, लेकिन शासन नरसा नायक करते हैं। तो इनका इसलिए हत्या कर देते हैं क्योंकि ये जो फिर से आकर के जो है वहां से फिर से यदि किले से बाहर भी आ गए तो हम पे कभी अटैक न करे और राजा न बने। तो ये वीर नरसिंह जो है उनकी हत्या कर देते हैं इमाड़ी नरसिंह का। ठीक है, और तुलुक वंश की स्थापना करते हैं। तो देखिए, और ये वीर नरसिंह कुछ करते नहीं है। ये 1509 ईस्वी में जो है उसका जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका अनुज, ठीक है, अनुज होता है छोटा भाई, उसका अनुज कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं। तो आप कृष्णदेव राय के नाम से वाकिफ ही होंगे, प्रचलित महानतम शासकों में से एक था, आप लोग वाकिफ ही होंगे। तो ये कृष्णदेव राय जो है इन्हीं का अनुज था वीर नरसिंह का। ठीक है, तो ये जो है कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं 1509 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये विजयनगर के महानतम शासकों में से एक थे। ठीक है, ये बहुत ही महानतम शासक थे। यह जो है अपने समय कई सारे राज्य, कई सारे प्रांतों को जो है जीत करके अपने में मिला लिया था, मतलब विजयनगर में मिला लिया था। और विजयनगर जो है राजा कृष्णदेव राय के समय बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। इनकी सेना जो है बहुत ही सर्वशक्तिमान हो गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 1520 ईस्वी की बात है जब कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने क्या किया कि बीजापुर पर अधिकार कर लिया। बीजापुर वही जो आपको बहमनी साम्राज्य का एक प्रांत था, क्षेत्र था, उसको जो है ये उस पर अधिकार कर देता है। साथ ही साथ समस्त रायचूर दोआब क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लेता है। ये रायचूर क्षेत्र आपको तुंगभद्रा नदी ये था, ये कृष्णा नदी था, इसके बीच का जितना भी क्षेत्र रहता है पूरे क्षेत्र पर जो है कृष्णदेव राय कब्जा कर लेते हैं, मतलब बहमनी साम्राज्य के साथ कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और ये कृष्णा नदी जो है ये इनका सीमा रेखा बन जाता है पूरी तरह। तो अब इसके बाद देखते हैं बीजापुर और समस्त रायचूर दोआब क्षेत्र को जीतने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि बीदर और गुलबर्गा
जो कि बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र होता है। बीदर कहाँ पड़ता है? यहाँ हैदराबाद है, यहाँ कृष्णा नदी के जस्ट ऊपर बहमनी साम्राज्य का जो है ये बीदर राज्य है, ठीक है। और जो है ये गुलबर्गा जो है इधर पड़ता है। तो बीदर और गुलबर्गा के जो ये कहाँ पड़ता है? यहाँ बहमनी साम्राज्य में। तो उस बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान थे, बहमनी सुल्तान, ये महमूद शाह थे, ठीक है। तो ये महमूद शाह को जो है उस समय जो है कैद करके रखा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, बंदीगृह में डाल दिया जाता है। तो वहां से ये कृष्णदेव राय महमूद शाह को मुक्ति करवाते हैं और जो है बीदर की गद्दी पर बैठवा देते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख रहे हैं हम लोग। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, ठीक है। तो इनके समय जो है कृष्णदेव राय के दरबार में फादर लुई नामक एक व्यक्ति आए थे, ठीक है। इनके दरबार में आए थे 1510 ईस्वी में फादर लुई आए थे। तो ये फादर लुई क्यों आए थे? फादर लुई इसलिए आए थे कि एक व्यक्ति थे अल्बुकर्क नाम के। ये अल्बुकर्क जो थे ये इनको भेजे थे फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में। क्यों? क्योंकि कालीकट के जमोरिन के बीच जो है उनका युद्ध था, युद्ध संबंधी जो है वो समझौता करवा सके, और जो है भटकल में एक कारखाना की अनुमति के लिए जो है ये अल्बुकर्क जो है फादर लुई को भेजे थे, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये क्या करते हैं, पुर्तगालिस मतलब पुर्तगीज आकर के क्या करते हैं, कालीकट और दक्षिण भारत में जो है अपना पैर जमाने लगते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जो है कृष्णदेव राय के समय जो है विजयनगर, पूरी विजयनगर साम्राज्य जो है पूरा बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। तो ये अल्बुकर्क का काम था, ये धीरे धीरे पुर्तगीज वहां पैर जमाने लगते हैं। तो ये आए थे कारखाना की अनुमति लेने और कालीकट के जमोरिन से जो है युद्ध संबंधी समझौता करने। किसको भेजे थे? फादर लुई को भेजे थे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि फादर लुई जो है किसके दरबार में आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन उठेगा तो आप आंसर यही होगा कि कृष्णदेव राय, ठीक है। किसने भेजा था? अल्बुकर्क ने, जो कि पुर्तगीज था, ठीक है। उनके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये कृष्णदेव राय खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, जो है एक संस्कृत में एक नाटक लिखे, जावंती कल्याणम। जावंती कल्याणम ये बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है महान सम्राट, महान राजा के नाम से जाने जाते थे उस समय का। तो विजयनगर साम्राज्य का ये फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कृष्णदेव राय बनता है, और हरिहर एवं बुक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसलिए उसको मिस कभी मत कीजिएगा। तो ये जावंती कल्याणम नामक संस्कृत नाटक लिखे थे, और उसके साथ साथ जो है ये तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्याद में जो है ये चर्चा किए हैं अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय स्थिति का विवेचन की, ठीक है। यह जो है कृष्णदेव राय अपने विद्या प्रेम तथा विद्वानों को संरक्षण के कारण इसे अभिनव भोज, आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि किसको जो है अभिनव भोज कहा जाता है, किसको आंध्र भोज कहा जाता है। तो ये इसका आंसर कृष्णदेव राय होगा। तो दोस्तों अब जो है आगे हम लोग देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में और भी कुछ बातें, ठीक है। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है ये तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है, ठीक है। तो इनके समय जो बहुत विद्वानों का संरक्षण था, ठीक है। तो ये बहुत विद्वानों को भी संरक्षण दिए थे। तेलुगु साहित्य का इनको क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेव राय का समय, ठीक है। तो अब देखिए कृष्णदेव राय के समय जो है यहाँ अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है। अष्टदिग्गज क्या? जिस तरह अकबर का जो है नवरत्न था, मतलब 9 ऐसे व्यक्ति थे जिसको नवरत्न कहा जाता था अकबर का, इसी तरह कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। 8 ऐसे व्यक्ति थे जो दिग्गज थे, मतलब विद्वान थे, ठीक है। बहुत ही विद्वान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इन्हीं के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहा करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 व्यक्तियों का समूह था, मतलब 8 व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत ही विद्वान और प्रचलित थे। तो इन्हीं अष्टदिग्गजों में एक का नाम था पेड्डाना। पेड्डाना जो है इन्हीं के दरबारी कवि थे।
तो पेड्डाना के बारे में कभी कभी पूछा जाता है प्री में, ठीक है। तो बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस दीजिएगा तो पेड्डाना के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में जो है दरबारी कवि थे। अब देखिए कृष्णदेव राय ने जो है कई सारे जो है काम भी किए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि नागलपुर नगर की स्थापना की और उसके साथ साथ हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का जो है निर्माण कराया। ये हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर क्या कि देखिए, ये विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में आप लोग सुने भी होंगे शायद, विजयनगर साम्राज्य में ही बना हुआ है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर क्या होता है? विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इनको जो है ना, इनका जब स्तंभ छुइएगा तो संगीत की आवाज होती है, सा रे गा मा, इस तरह जो है संगीत की आवाज होती है। हालांकि हम तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन जो है इनके बारे में सुने हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो कभी आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है, हम भी कभी जाएंगे। और देखिए कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो है डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा दो व्यक्ति आए थे इनके दरबार में, ठीक है। और कृष्णदेव राय देखिए कि इन्होंने जो है विवाह कर जो है समाप्त कर दिया था। अब आप ये सोचिए कि इस समय जो है विवाह कर भी लगता था, अब अभी तो नहीं लगता, लेकिन उस समय जो है विवाह कर तक लगता था। ये कृष्णदेव राय विवाह कर को समाप्त किए थे आकर के, ठीक है। अब देखिए बाबर का जो एक पुस्तक है बाबरनामा, बाबरनामा में यह चर्चा किया गया, यह लिखा गया है, बाबर लिखे हैं कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय थे उस समय। बाबर तो उत्तर भारत में अपना मुगल वंश स्टार्ट किए थे, इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली सल्तनत खत्म करके। तो उस समय जो है बाबर उधर उत्तर भारत में संभाल रहे हैं और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के थे, ठीक है। तो ये बाबर खुद जो है अपने बाबरनामा में लिखा है ऐसा बात कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय थे, जो कि बाबर खुद एक क्रूर शासक थे, ठीक है। और उत्तर भारत में कई सारे क्षेत्रों को जो है जीत चुके थे। ये बाबर अपने बाबरनामा में लिखे हैं। अब देखिए कि उसके कृष्णदेव राय के बाद जो है एक उनके बाद सत्ता आती है अच्युत देव राय की। अच्युत देव राय, ठीक है, ये गद्दी पर बैठते हैं। अच्युत देव राय जो है 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। तो इनके अच्युत देव राय के समय जो है ये राम राय के बारे में आप बहमनी साम्राज्य जब पढ़ाए होंगे तो सुने होंगे। ठीक है, अच्युत देव राय जो है ये राम राय को जो है ये अपने शासन में सहभागी बनाया। मतलब जो है राजा तो बने थे अच्युत देव राय, लेकिन जो है शासन दो मिलकर करते थे, एक अच्युत देव राय और राम राय। जिस तरह आप लोग याद कीजिए कि हरिहर एवं बुक्का जब पढ़ाए थे तो दोनों भाई थे, शासन जो है दोनों कर रहे थे, लेकिन राजा एक बना होता था, ठीक है। हरिहर थे तो बुक्का भी जो है उसके साथ साथ शासन कर रहे थे। तो यहाँ भी है अच्युत देव राय जो है राजा बना, लेकिन उसके साथ साथ शासन सहयोगी कौन था? ये राम राय, ठीक है। तो ये कृष्णदेव के जमाता थे, कृष्णदेव राय के जमाता थे। इनके शासन काल में, अच्युत देव राय के शासन काल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र को जीत लिया। पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन को मोती क्षेत्र को जीत लिया। आपको बताए थे कि पहले ही कृष्णदेव राय के समय जो है ये पुर्तगाली आए थे, लेकिन पैर जमाना चाह रहे थे, इसलिए जो है कृष्णदेव राय से अनुमति भी मांगने गए थे कारखाना के लिए, ठीक है। लेकिन कृष्णदेव राय इतना ही मतलब अच्छा शासक थे, जो मतलब इतना ही महान सम्राट शासक थे, जो इसके समय जो पुर्तगाली जो है इन पे अटैक नहीं किया विजयनगर पे। लेकिन जो है अच्युत देव राय के समय, ठीक है, अच्युत देव राय के समय ये अटैक कर देता है, कौन? पुर्तगाली, तूतीकोरिन क्षेत्र को जीत लेता है। यहाँ तो दक्षिण भारत में अच्युत देव राय का शासन चल रहा है और उत्तर भारत में वही मुगल वंश चल रहा है। इस समय 1529 के समय लगभग हुमायूं गद्दी पर बैठे रहता उत्तर भारत में।
और इसी अच्युत देवराय के समय ही पुर्तगाली यात्री आए थे नुनूज। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है जो नुनूज जो है किसके समय आए थे पुर्तगाली यात्री, तो अच्युत देवराय के समय। ठीक है, इसके सत्ता समाप्त होने के बाद जो है सदाशिव राय गद्दी पर बैठते हैं और 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन सदाशिव राय गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इसके समय जो है वास्तविक शक्ति किसके हाथ होता है, राम राय के हाथ होता है। जिस तरह राम राय के हाथ होता है। ठीक है, लेकिन यह जो है पूरी तरह शक्ति वहां मतलब शासन को संभालने का काम कौन करते हैं, राम राय करते हैं। ठीक है, लेकिन एक राजा के रूप में सदाशिव राय बैठे रहते हैं। ठीक है, और ये राम राय जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है सैनिकों में मुसलमानों की भर्ती करते हैं, सेना में मुसलमानों की भर्ती करते हैं बहुत बड़ी संख्या में। अब देखिए इन्हीं के समय जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध होता है जिसको एक नाम से यहाँ और जानिए, इसको राक्षसी टांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार जो यदि राक्षसी टांगड़ी दे देगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यही तालीकोटा का युद्ध है जो राक्षसी टांगड़ी के नाम से जाना जाता है कि 1565 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध क्यों हुआ था इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। कि देखिए इस समय जो है विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। तो अब जब कोई शक्तिशाली हो जाता है तो उसे जलन होने लगता है। तो इसके आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य थे, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे, ये इससे जलने लगे थे और चाहते थे कब से कब जो है विजयनगर साम्राज्य पर हमला करके जो है उसको ध्वस्त कर दें। तो वही करते हैं कि यहाँ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर एक साथ जो है तालीकोटा का युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देते हैं। लेकिन जो है बराड़ क्षेत्र जो होता है ये हमला नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह जो है इनका जो है गोलकुंडा के साथ विवाद रहता है, इसलिए बराड़ क्षेत्र इन पर आक्रमण नहीं करते। अब जानिए युद्ध के का वजह क्या था, ये लोग आक्रमण क्या करते हैं। एक कारण तो वो हो गया कि वो मतलब शक्तिशाली शासक हो गया तो सब सम्मिलित रूप से जो है उस पर जो है हमला करता है विजयनगर साम्राज्य पे। ठीक है, और युद्ध के कारण और भी थे कि देखिए बीजापुर के जो सुल्तान थे अली आदिल शाह, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर से रायचूर, मोदकगढ़, अडोनी के किले की मांग की। पहले तो रायचूर बहमनी साम्राज्य से जो है ये विजयनगर ले लिया था। ठीक है, मुदगल, अडोनी ये सब किसका क्षेत्र हो गया था, विजयनगर का। तो अब बहमनी बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं अली आदिल शाह, ये कहते हैं कि ये किला जो है मुझको दे दो। ठीक है, लेकिन राम राय जो है इस मांग को ठुकरा देते हैं। ये कैसे दे देता है, ये तो अपने विजयनगर साम्राज्य को जो है बढ़ाना चाहता है और विकसित करना चाहता है। ये जो है राम राय जो है इस मांग को ठुकरा देते हैं। इस वजह से है जो ये तालीकोटा का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में जो है राम राय जो होते हैं मारे चले जाते हैं। कौन मारता है? हुसैन निजाम शाह। जब आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि हुसैन निजाम शाह जब आए थे शासक, तो ये हुसैन निजाम शाह पर राम राय भी एक समय हमला करते हैं। 3 सेना कुतुब शाह, ये राम राय, ठीक है, ये सब हमला करते हैं हुसैन शाह। यही फायदा उठा करके जो है हुसैन निजाम शाह जो है इनको मार देते हैं और विजयनगर को जो पूरी तरह नाश कर देते हैं, पूरी तरह जो है लूट लेते हैं एकदम से। और जो है ये जो मित्र राज्य जो होते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर जो है अपनों में जो है विजयनगर क्षेत्र को जो है अपने में बांट लेते हैं। अब देखिए बांट लेने के बाद क्या होता है कि ये जो बांटते हैं फिर आपस में क्या होता है, यही दक्कनी राज्य में कि आपस में फिर लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होगा तो फिर क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं लड़ाई के बाद क्या होता है। लेकिन पहले तो बांट लिए, अब फिर लड़ाई होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। विजयनगर क्षेत्रों को लूटने के बाद जो है विजयनगर का क्षेत्र को जो है मित्र राज्य जो है बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, लूटने के बाद फिर क्षेत्रों को जो है बीजापुर, गोलकुंडा सभी मिलकर जो है आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांटने के बाद क्या होता है कि यही फिर क्षेत्रों को लेकर के जो है आपसी मतभेद हो जाता है। सब में बीजापुर, गोलकुंडा जो भी क्षेत्र इन पे आक्रमण किए थे सभी क्षेत्रों में जो है मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मतभेद उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है कि
फिर जो है ये जो है विजयनगर जो है लौटाना पड़ता है। विजयनगर का जो क्षेत्र वो जीत चुके थे उनको लौटाना पड़ता है। तो ये विजयनगर का क्षेत्र किसको लौटा देते हैं? राम राय के भाई, ठीक है, राम राय के भाई तिरुमल को लौटा देते हैं और तिरुमल गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो तिरुमल के गद्दी पर बैठने के बाद क्या होता है कि 1570 ईस्वी में तिरुमल जो है तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ करके अरिविडु वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, सदाशिव राय जो कि अंतिम शासक होता है उसको पदस्थ करके, ठीक है, मतलब पद से हटा करके, और वहां अरिविडु वंश का स्थापना करते हैं। यह जो है अंतिम वंश है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। इससे पहले आपको संगम वंश, सुलुक वंश और तुलु वंश ये चर्चा हो चुका है। अब स्टार्ट होगा अरिविडु वंश, ये अंतिम वंश है। तो ये क्या करते हैं, तिरुमल अरिविडु वंश की स्थापना करते हैं और जो है ये अपनी राजधानी जो है विजयनगर से चेंज करके वेनुगोंडा कर लेते हैं, क्योंकि विजयनगर पूरी तरह तहस नहस हो जाता है, वहां लूटपूट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ राजधानी बनने लायक नहीं रहता है, तो विजयनगर से जो है राजधानी चेंज करके बना लेते हैं वेनुगोंडा को। ठीक है, तो वेनुगोंडा भी इनको ठीक नहीं लगता है। उसके बाद फिर राजधानी चेंज कर लेते हैं और बना देते हैं चंद्रगिरी को, चंद्रगिरी को बनाते हैं। ठीक है, फिर ये तिरुमल के बाद जो होता है ये शासक मतलब गद्दी पर बैठते हैं वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय क्या करता है, ये 1586 ईस्वी में जो है चंद्रगिरी से अपनी राजधानी फिर चेंज करके जो है वेनुगोंडा कर लेते हैं, वेनुगोंडा कर लेते हैं। और खैर अब आगे देख रहे हैं कि 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने वेंकट द्वितीय से अनुमति लेकर, एक राजा होता है राजा ओडियार, 1612 ईस्वी में अनुमति लेता है वेंकट द्वितीय से, जो यहाँ राजा बने हुए हैं अभी, तो उससे मतलब अनुमति यही लेता है कि बोलते हैं साहब देखिए श्रीरंगपट्टनम जो क्षेत्र है उनका जो है सूबेदारी जो है पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो क्या करें। तो फिर जो है उसके जगह जो है श्रीरंगपट्टनम जो है उसके जगह है मैसूर राज की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसी श्रीरंगपट्टनम की जगह जो है मैसूर राज है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वेंकट द्वितीय के समय जो है 1598 ईस्वी में 1598 ईस्वी में जो है यहाँ ईसाई पादरियों का आगमन हुआ था भारत में, और जो है ये ईसाई पादरी जो है ये विजयनगर का जो है यात्रा किए थे। और आखिरी शासक जो होता है अरिविडु वंश का ये श्रीरंग तृतीय, श्रीरंग तृतीय खैर कुछ करते नहीं है, और इसके बाद जो है ये पूरी तरह विजयनगर जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है विजयनगर में। ये श्रीरंग तृतीय जो है विजयनगर साम्राज्य या अरिविडु वंश का जो है अंतिम शासक होते हैं। तो यहाँ जो आप पढ़ रहे थे तिरुमल, तिरुमल के जगह जो है उत्तर भारत में शासन कौन करता है, जो मुगल वंश उधर चलता है उत्तर भारत में, तो यहाँ अकबर शासन करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक जो है वेंकट द्वितीय के समय अकबर ही शासन करते हैं, लगभग 1604-5 ईस्वी तक जो है अकबर शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1612 ईस्वी में। इस समय जो है लगभग उत्तर भारत में कौन शासन करते हैं, उत्तर भारत में लगभग जहांगीर शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है विजयनगर खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिस तरह दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का चर्चा किए थे, उसी तरह हम लोग आगे भी जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये विजयनगर साम्राज्य की यहाँ तक पूरा तरह से यहाँ खत्म कर चुके हैं, और जो बचा है आर्थिक राजनीतिक स्थिति अगला वीडियो में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगे रहिए, यहाँ से कुछ सीखिए। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेरा वीडियो को जो है आगे शेयर भी कीजिए ताकि सभी छात्रों तक पहुंचे और यहाँ से मदद ले सके, पढ़ सके, उनको सुविधा हो सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।